सो हम लोग पिछले क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर कल के क्लास में कर रहे थे। सो वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोग पिछली क्लास में भी कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग कोलिजन्स हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो आज उसी को उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन जहाँ पे रुके थे पिछली क्लास में। सो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने किया था। इनफैक्ट हम लोग ये E इज इक्वल टू 1 तक हम लोगों ने निकाल लिया था, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। सो अब हम लोग जो है वेलोसिटीज निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटीज जो V1 और V2 होता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन अगर हम लोग निकालें तो आप ये देखिए कि वेलोसिटी ऑफ ए, मान लीजिए ये एक m1 मास है, ये u1 स्पीड से मूव कर रहा था, और दूसरा मास m2 है जो u2 स्पीड से मूव कर रहा था। ये कोलाइड किया, दोनों m1 और m2 कोलाइड करने के बाद ये m1 वाला जो मास है ये v1 स्पीड से मूव करने लगा, और दूसरा जो m2 वाला मास है ये v2 स्पीड से मूव करने लगा, राइट। नाउ इफ यू सी दिस, द फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू, अच्छा इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर हम लोग v2 माइनस v1 लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है हमारा u1 माइनस u2 है। तो ये E क्या है, 1 के बराबर है। इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। तो v1 को अगर राइट साइड में लेके गए तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, u1 माइनस u2 प्लस ऑफ v1। आ रहा समझ में? आ रहा बच्चों? Yes, sir. अब Excuse me, sir. यस, Connectivity issues. What have you done till now? we have just started. So this is the first slide which we are doing from the previous class slide. If we compare it, this is the first one after that. Okay, so in the last class we proved that coefficient of restitution is equal to 1. उसी के आगे बस स्टार्ट ही किया है। Okay, sir. ठीक है। So एक मिनट, हाँ, तो अभी हम लोगों ने ये v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस ऑफ v1 कर लिया। अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग, जो हमारा जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला इक्वेशन था, वो क्या कह रहा था कि m1 v1 प्लस m2 v2, जो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये जो v2 का वैल्यू है, ये जो v2 का वैल्यू है, ये यहाँ पर से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 के जगह हम लोग इसको पूरे को डाल देंगे तो u1 माइनस u2 प्लस ऑफ v1 हो गया, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, जो इनिशियल मोमेंटम है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये m2 इंटू u1 माइनस m2 इंटू u2 प्लस m2 इंटू v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया। अब ये जो v1 m1 v1 है, यहाँ पे ये जो m2 v1 है, इन दोनों को साथ में ले लो, v1 कॉमन ले लोगे, m1 प्लस m2 हो गया। और उसके बाद ये जो m2 u1 है उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये m1 माइनस m2 इंटू u1 हो गया, और m2 u2 को जब राइट साइड लेके जाओगे 2m2 u2 हो जाएगा। ठीक है। नाउ v1 इज इक्वल टू, अब ये v1 को निकालेंगे तो ये m1 प्लस m2 आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
ये डिनोमिनेटर में आएगा, और 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा v1 का वैल्यू हुआ। ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो मास m1 का वेलोसिटी है v1, दैट इज m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। ये डेरिवेशन के लिए आएगा, तभी तुमको फॉर्मूला नहीं याद करना है, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे हम लोग अलग से काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, और इन दोनों को कंजर्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करके हम लोग आंसर्स निकालते हैं, जो भी हमें अननोन निकालना है। अगर डेरिवेशन आया कि एक इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी ऑफ v1 आपको u1 u2 m1 m2 के टर्म्स में निकालना है, तब ऐसे निकाल के दिखाओ। क्लियर है बेटा? यस सर। अब जैसे तुमको 2-3 चीजें आती हैं, मतलब डेरिवेशन में पहला आएगा कि प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन वन डायमेंशन इज इक्वल टू 1। तो ये जो पिछले क्लास में हम लोग प्रूव किए थे E इज इक्वल टू 1, वो हम लोग को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अगर हमें वेलोसिटीज भी निकालनी है, एंड हेंस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, तो उसमें v1 और v2 दोनों निकाल के भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो वेलोसिटी ऑफ b निकालना है, तो ये हम लोग v1 निकाल लिए, हम लोग को जो है तो v1 निकाल लिए, यहाँ पे डाल दोगे तो v2 का भी वैल्यू निकल जाए। सो v2 क्या है, u1 माइनस u2 प्लस ऑफ v1, तो v1 की जगह ये पूरा वैल्यू डाल देंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, m1 माइनस m2 बाई u1 प्लस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे या तो एलसीएम लेने के पहले इन्होंने क्या किया है कि u1 को साथ में ले लिया है इनके, तो ये 1 प्लस दिस, और u2 को अगर साथ में लिया तो 2m2 बाई m1 प्लस m2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसके साथ। और उसके बाद अंदर इसको सॉल्व कर लिया, तो m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, और 2m2 माइनस m1 हो गया। अब यहाँ पे प्लस m2 माइनस m2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा दिस इज इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ये कैंसिल होगा, तो ये हो गया m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। क्लियर है बच्चों? Yes. तो देखो इस तरह से तुम ध्यान में रख सकते हो कि ये v1 निकालने बोल रहा है, तो यहाँ 2m2 है, बाकी m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 है। और अगर v2 निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो 2m1 आ गया, m1 प्लस m2 बाय m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर टाइप के हैं। ठीक है, v1 और v2 दोनों का वैल्यू क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये उसी का जो हम लोगों ने वहां पे निकाला था, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2 माइनस m1 u2 इंटू m1 प्लस m2। अब इसी में अगर हम लोग यहाँ पे v1 भी लिख लें साथ में, क्योंकि अभी उसका स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। v1 है हमारा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दिस इंटू u1 प्लस ऑफ 2m2 upon m1 plus m2 this into u2। So when masses of two bodies are equal, that is जब m1 is equal to m2 is equal to m है, right? तो ये दोनों जब m के बराबर है, तो तुम जब तब निकालोगे तो m1 और m2 सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये वाला चीज, राइट? सो दिस बिकम्स जीरो
और यहाँ पे 2m2 u2 by m1 plus m2, m1 plus m2 m plus m कर लेंगे तो 2m u2 by 2m हो गया, 2m और 2m कैंसिल हो गया, तो v1 किसके बराबर हो गया, u2 के बराबर। और उसी तरह यहाँ पे करोगे तो ये जो चीज है ये 0 हो जाएगा, और ये 2m by 2m कर लोगे तो v2 is equal to u1 के बराबर। सो वेलोसिटी v2 is equal to u1 के बराबर। मतलब जब इक्वल मासेस कोलाइड करती हैं और वो इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी बिफोर कोलिजन। मतलब कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट था, ये m1 था और ये m2 था, इसका स्पीड u1 इसका u2, कोलिजन के बाद, अच्छा दोनों का मास अगर सेम है m और m, तो कोलिजन के बाद इसका स्पीड u2 हो जाएगा और इसका स्पीड u1 हो जाएगा। मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगर इक्वल मासेस है तो इलास्टिक कोलिजन होने के बाद द वेलोसिटीज इंटरचेंज देयर वैल्यूज। So hence when two bodies of equal masses undergo perfectly elastic collision in one dimension, their velocities are just interchanged. Is it clear? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि show that when two equal masses of when two equal masses of objects collide elastically, has a perfectly elastic collision, then their velocities interchange. और कभी कभी इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, खासकर जब एमसीक्यूज वगैरह आता है तब थोड़ा ध्यान रखते हैं कि मासेस सेम है तो वेलोसिटी सीधे इंटरचेंज कर देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ गया समझ? Yes. उसके बाद सेकंड जो स्पेशल केस है, कह रहा है व्हेन द टारगेट बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। मतलब हमारा जो टारगेट है u2 जो है ये 0 पे है, तो हमारे पास जो v1 का वैल्यू था हम लोग अगर निकालें, सो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ऑफ 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। अब कह रहा है, अच्छा इसके अलावा जो v2 है हमारा, v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस और m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। अब कह रहा है यहाँ पे u2 जब 0 होगा तब क्या करना है, तो u2 0 होगा तो ये जो चीज है यहाँ पे ये 0 हो गया और इसमें ये वाला ये जो क्वांटिटी है 0 हो गया। सो v1 क्या हो गया, m1 माइनस m2 इंटू u1 बाय m1 प्लस m2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है इसका, और v2 इज इक्वल टू 2m1 u1 बाय m1 प्लस m2। नाउ इस केस में जब इनिशियली एट रेस्ट है तो इसमें 3 केसेस अराइज करता है। पहला केस, when the masses of two bodies are equal, मतलब m1 जब m2 के बराबर है, तो अगर m1 m2 के बराबर है तो v1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे m1 और m2 अगर इक्वल है तो दिस विल बिकम इक्वल टू 0। सिमिलरली v2 क्या हो जाएगा, अगर m1 m2 बराबर है 2m, तो ये कैंसिल हो गया, तो v2 क्या हो जाएगा, u1 के बराबर हो जाएगा। सो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दूसरा स्पीड u1 से मूव कर रहा है, दोनों का मास सेम है, ये 0 पे है, टकराने के बाद ये जब टकरा जाएगा तो इसके बाद पहला वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाएगा। सेम चीज है, वेलोसिटी इंटरचेंज कर रहा है, तो ये 0 पे था तो ये अब 0 हो जाएगा और दूसरा वाला मास जो है u1 स्पीड से मूव कर लेगा। So after a perfectly elastic collision, the first object comes to rest and the second object flies away with a velocity u. So that is, body A comes to rest and body B starts moving with initial velocity of A. Obviously in such a collision 100% kinetic energy of A is transferred to body B. This is shown in the figure B.
सो यहाँ पे देखो, जब ये दोनों इक्वल मास का था, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका कम है, अब इंटरचेंज कर लेगा कोलिजन के बाद। ये अगर रेस्ट पे था तो कोलिजन के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, और ये जो जिस स्पीड से ए मूव कर रहा था उस स्पीड से बी मूव करके आगे निकल। ये ग्राफिकली बेसिकली उसी को बताया हुआ है, डायग्रामेटिकली बताया हुआ है। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ इसी का जो अलग केस, व्हेन द टारगेट बॉडी एट रेस्ट इज वेरी हैवी, तो अब हमारे पास जो जो दोनों था, यहाँ पे M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, राइट? सो M1 कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर्ड टू M2। तो ये जो सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, अब हम लोग के पास जो इक्वेशन V1 का था, V1 is M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into U1, and V2 is equal to 2M1 upon M1 plus M2 into U1. Okay. Now, अब कह रहा है when target body B is at rest is very heavy, मतलब जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, that M2 is very very greater than M1. So M1 can be ignored as compared to M2. So putting M1 is equal to 0 in these equation. तो इसमें अगर M1 को 0 कर दोगे तो ये माइनस ऑफ U1 हो जाएगा V1, और V2 जो है ये 0 हो जाएगा। तो V1 जो है माइनस U1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऑब्जेक्ट जाके टकराएगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा, तो ये वापस सेम स्पीड से इट विल रिटर्न बैक। U1 स्पीड से जा रहा था, ये माइनस U1 से वापस हो लेगा, और ये तो वहीं का वहीं रहेगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो V2 का, पहले भी ये रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा, बिकॉज इसका जो मास है M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1. सो व्हेन अ लाइटर ऑब्जेक्ट गोज एंड स्ट्राइक अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, then that lighter object returns back with the same speed, and the heavier object continues to be at rest. So when a light projectile body A collides against a heavy target body B at rest, A rebounds with its own velocity and B continues to be at rest. Clear है? सेकेंड केस भी क्लियर है आपको? थर्ड केस देखिए, when target body B at rest has negligible mass, मतलब कि M1 is very very greater than M2, right? So अब इस केस में M2 can be ignored as compared to M1. So जब target body is, so जब M1 जो है that is very very large than M2, ये जाके इससे जब टकराएगा, तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, M2 को इग्नोर कर देना है। M2 को इग्नोर कर दोगे तो V1 क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू U1 ही हो गया। मतलब जो इनिशियल स्पीड से ये जो आ रहा था हैवी ऑब्जेक्ट, ये इससे टकराएगा, तो ये U1 से बेसिकली जो पहला वाला जो है V1 जो है, इसका आफ्टर कोलिजन भी ये U1 स्पीड से ही मूव करता रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V2 निकालोगे तो M2 को इग्नोर कर दो तो 2U1 हो गया, और जिससे टकराएगा, जो लाइट ऑब्जेक्ट से टकराएगा, वो ट्वाइस द स्पीड 2U1 से मूव करना शुरू कर लेगा। आफ्टर कोलिजन the second object flies away with twice the velocity with which the previous the heavier object is traveling. So hence when a heavy projectile body A undergoes an elastic collision with a light target body B at rest, the body A keeps on moving with the same velocity of its own, and the body B starts moving at double the initial velocity of it. Clear hai? Yes, sir. Now let us do a few of the questions based on this. A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest. So एक body है, इसका mass m1 is equal to 2 kg है, makes an elastic collision
with another body at rest and continues to move in the horizontal direction with a speed equal to 1/3 of its original speed. Find the mass of the second body. तो ये m2 के साथ आके टकराया और टकराने के बाद तो कोलिजन विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट, तो इसका स्पीड मान लो u1 है इनिशियल स्पीड, u2 जो 0 है, कोलिजन करने के बाद ये कह रहा है कि मूव and continues to move in the original direction with a speed equal to 1/3 of its original speed. So ये जो v1 है इसका v1 is equal to u1 upon 3 हो गया, ठीक है। अब हमें v2 का पता नहीं है और फाइंड द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, हम लोगों को m2 का वैल्यू निकालना है यहाँ, ठीक है। v2 के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो लेट्स से ये मूव कर रहा है v2 से, इसका वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है ना। अब हम लोग जो इसका जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन से जो कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब v2 minus v1 velocity of separation by velocity of approach u1 minus u2 is equal to 1 हो गया। तो इससे हमारा, ठीक है, so E is equal to this, so इससे हमारा आ जाएगा v2 minus v1 is equal to u1 minus u2 और v2 is equal to v1 plus u1 minus u2। उसके अलावा हम लोग मोमेंटम, सी आई एम नॉट यूजिंग दैट फॉर्मूले, व्हाई, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू रिमेंबर दैट बिगर फॉर्मूला, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट बिगर फॉर्मूला। एक बार को याद हो जाएगा बट उसको रिटेन करना इज नॉट पॉसिबल। अब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन जब करते हैं तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, लिख लेना, by conservation of momentum, ठीक है। Now और यहाँ पे भी लिख लेना इन इलास्टिक कोलिजन, जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है उसमें जो E का वैल्यू है वो 1 है, तो ये हम लोगों ने निकाला। अब हम लोग m1 u1, m1 का वैल्यू क्या है 2 u1 प्लस m2 u2 m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 v1, मतलब m1 इंटू u1 अपॉन 3, m1 का वैल्यू 2 है, प्लस m2 इंटू v2, v2 क्या है हमारा v1 प्लस u1 माइनस u2। अब हम लोग यहाँ पर से इसको यूज कर लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, सो ये क्या हो गया 2u1 इज इक्वल टू 2u1 अपॉन 3 प्लस m2 इंटू v1 का वैल्यू है u1 अपॉन 3 प्लस u1 और u2 तो 0 ही है, ठीक है, ये u1, तो u1 plus u1 by 3 is 4u1 by 3, so this is 2u1 is equal to 2u1 by 3 plus m2 into 4u1 upon 3. Now so this will give you m2 is equal to, अब यहाँ पे u1 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 कैंसिल कर लो, so ये 3 कॉमन है, m2 is equal to, ये आप क्या करो 2 is equal to 2 by 3 plus m2 into 4 by 3, ये 3 वो कॉमन ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर लो, 6 minus 2 is equal to 4m2, so m2 will be equal to 4 by 4 which is 1 kg. क्लियर बच्चों? सो एग्जाम में आएगा तो तुम ऐसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूले रट के नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है? Yes, sir.
लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट वाला करते हैं. A ball of mass 1 kg moving with a velocity of 15 meter per second. So हमारे पास एक बॉल है, m1 is equal to 1 kg है, u1 is equal to 15 meter per second. Undergoes a head-on elastic collision with another ball of unknown mass at rest. ठीक, तो हमारे पास एक दूसरा मास है, ये रेस्ट पे है, और ये u2 is equal to 0 हो गया. And rebounds with a velocity. So a ball of mass 1 kg इससे टकराया, undergoes a head-on elastic collision with another ball of mass at rest. टकराने के बाद फाइनली क्या होता है, ये जो m1 वाला है rebounds with a velocity of 10 meter per second, ये -10 meter per second से v1 मूव कर रहा है. What is the mass of the other ball? m2 वाला मान लो v2 स्पीड से जा रहा है. तो अब हम लोग जो अभी इलास्टिक v2 minus v1 is equal to u1 minus u2. v2 is u1 minus u2 plus of v1. ये e is equal to 1 से आता है बेसिकली, है ना? अभी जो हम लोग कर रहे थे फर्स्ट वाला हो गया. अब मोमेंटम कंजर्वेशन, सेकेंड हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे. तो इससे हमारा आ जाएगा m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2. m1 u1 मतलब 1 into 15 plus m2 into 0 is equal to 1 into minus 10 plus m2 into v2 मतलब u1 minus u2 15 minus 0 plus of v1 minus of 10. ठीक है? सो ये क्या हो गया, 15 is equal to 5m2. कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? अच्छा, ये -10 उधर जाके 25 हो गया, सॉरी. 25 is equal to 5m2. ये -10 है ना, ये इधर जाएगा 15 plus 10 25 हो गया. So m2 is equal to 25 by 5, that is 5 kg. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Now in elastic collision in one dimension, अभी हम लोग elastic collision कर रहे थे, अब in elastic collision करेंगे. So in elastic collision में हमने देखा था कि momentum और जो total energy तो conserved रहता है, but kinetic energy conserved नहीं होता है. kinetic energy का loss होता है यहाँ पे. So there is a loss in kinetic energy. Figure shows two bodies of masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2 respectively along a single axis. So basically जो अगर one dimension में देख रहे हैं तो एक ही axis पे दोनों move कर रहा है. ये m1 mass u1 speed से move कर रहा है, m2 mass जो है u2 initial speed से move कर रहा है. Before collision ये है status. After collision ये v1 speed से move करता है m1, और m2 जो है v2 speed से move कर रहा है. So the figure shows two bodies of masses m1 and m2. ये m1 है और m2 है.
मूविंग विथ वेलोसिटीज u1 एंड u2, है ना, ये दोनों u1 और u2 वेलोसिटीज से जा रहे हैं along the single axis. They collide involving some loss of kinetic energy. Inelastic collision है तो loss of kinetic energy होगा. Therefore, the collision is inelastic. Let v1 and v2 be the velocities of two bodies after collision. So, as the two bodies form one system which is closed and isolated, we can write the law of conservation of linear momentum. So we can write the law of sorry बच्चों. So therefore the collision is inelastic. Let v1 and v2 be the velocities of two bodies after collision. So as the two bodies form one system which is closed and isolated, we can write the law of conservation of linear momentum for the two body system as. तो इन दोनों को अगर हम सिस्टम मानते हैं तो लीनियर मोमेंटम अगर लिखेंगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. सो इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2. ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोगों ने लिख लिया. नाउ द ओवरहेड एरोज फॉर वेक्टर्स हैव बीन अवॉइडेड एज द कोलिजन इज वन डायमेंशनल एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स along one axis are used. Okay, so ये देखो ओवरऑल ये जो एरो है फॉर वेक्टर्स so have been avoided. Why? Because we are not writing these vectors. इसको वेक्टर के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि सिंगल वन डायमेंशन में बात हो रही है. Now if we know masses m1 and m2, initial velocities u1 u2 and one of the final velocities, we can calculate the other final velocity from equation 45. तो अगर हम लोगों को m1 m2 पता है, initial velocity u1 u2 पता है एंड एक फाइनल वेलोसिटी अगर हमें पता होगा तो एक फाइनल वेलोसिटी पता है तो दूसरा फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं. Excuse me, sir. यस. वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम कैसे कंजर्व हो रहा है? वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? नहीं, वेलोसिटी नहीं चेंज होगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है यहाँ. ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहता है बेटा. काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना चाहिए. तो एनर्जी कंजर्व रहता है, दैट इज ये टेकिंग केयर ऑफ दैट मोमेंटम वाला. सो टोटल एनर्जी इज कंजर्व हियर. ओके सर. सो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें यहाँ पे वन डायमेंशन में, तो बिफोर कोलिजन मान लो ये u1 स्पीड से मूव कर रहा था और u2 जो है 0 था, और आफ्टर कोलिजन जो है ये दोनों v वेलोसिटी, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेगा आफ्टर कोलिजन, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं आफ्टर कोलिजन. So figure shows perfectly inelastic collision between two bodies of masses m1 and m2. The body of mass m2 happens to be initially at rest. That is, initially मान लो u2 0 था. We refer to this body as the target. The incoming body of mass m1 moving with initial velocity u1 is referred to as projectile. तो ये projectile है और ये target है. After the collision, the two bodies move together with a common velocity v. The collision is perfectly inelastic. So as the total linear momentum of the system remains constant, therefore pi is equal to pf. So total linear momentum
जो है कंजर्व्ड रहेगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि ये कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है कोलिजन के बाद। तो m1 u1 इज m1 प्लस m2 इंटू v। u2 क्या है हमारा, 0 है, तो बिकॉज ये 0 है तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो m1 u1 इज m1 प्लस m2 v। फाइनल वेलोसिटी v विल बी m1 u1 by m1 plus m2. Now knowing m1 m2 and u1 we can calculate the final velocity v, as the mass ratio m1 by m1 plus m2 is less than 1. तो देखो ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है, तो इसीलिए ये जो फ्रैक्शन है m1 by m1 plus m2 ये 1 से लेस है। तो अगर ये 1 से लेस है तो मतलब v is less than u1, right? So therefore the final velocity is less than the initial velocity. ऐसे भी कॉमन लॉजिक है ना, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी मूव कर रहा था, ये लाइटर मास है u1 स्पीड से मूव कर रहा, बाद में ये दोनों मास चिपक गए, मास इंक्रीज हो गया, तो वेलोसिटी तो डिक्रीज ही करेगा ना अगर टोटल मोमेंटम को कंजर्व है। सो दैट्स व्हाई v इज लेस देन u1. सो फाइनल वेलोसिटी बाय with which both the bodies are moving together, that will be less than the initial velocity of the first object. Is it clear? Now loss in kinetic energy जो हम लोग निकालेंगे, so we can calculate loss of kinetic energy in this collision. Let us calculate ki what is the value. Initial kinetic energy is half m1 u1 square. Final kinetic energy will be half m1 plus m2 into v square. यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, u2 is equal to 0. ये इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा स्पेशल केस हमने लिया है, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन हो वो लेस हो, है ना, क्योंकि हमें फाइनली बस दिखाना है कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज बीइंग लॉस्ट। सो उसको दिखाने के लिए हमने एक स्पेशल केस ले लिया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट लेट्स से इज 0, दैट मींस द सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नाउ if you calculate this half m1 plus m2 into v square, तो कैपिटल v का जो वैल्यू है ये हम लोग अभी पीछे निकाले थे m1 u1 by m1 plus m2, उसका स्क्वायर करना है। सो ये क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स m1 plus m2 into m1 square u1 square divided by m1 plus m2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल करोगे तो ये वाला चीज कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो m1 u1 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स m1 प्लस m2 आ गया, ठीक है। नाउ अब देखो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है, ये बिफोर कोलिजन है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है कि है कि नहीं, वो देखते हैं। E1 माइनस E2 करते हैं। सो E1 माइनस E2 करोगे हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स m1 प्लस m2। सॉल्व कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ जो है m1 u1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर इसमें भी है, m1 u1 स्क्वायर यहाँ भी m1 u1 स्क्वायर बाई 2, इसको कॉमन लोगे तो यहाँ 1 माइनस बचेगा m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम लोग दिस इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर, एलसीएम ले लो m1 प्लस m2, सो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस ऑफ m1 प्लस m1 माइनस m1 कट गया, सो दिस इज m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? सो देखो ये जो क्वांटिटी है, मास तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये सारा चीज पॉजिटिव हो गया। u1 स्क्वायर क्या है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, मासेस आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है। सो बिकॉज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स देयर इज सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज एक्चुअली बीइंग लॉस्ट। सो देयरफॉर सम काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन एन inelastic collision,
In a perfectly inelastic collision in one dimension, coefficient of restitution E is 0. So hence relative velocity of separation after collision is 0. That is, the two bodies after collision move together as one body. Is it clear? Yes, sir. चैतन्य आपको दिख गया ये? यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी हो रहा है और वहां पे मोमेंटम कंजर्व भी है, दोनों चीजें। Yes, sir, I got it. Let's move to the next one. Now we'll be doing elastic collision in two dimension or oblique collision. तो ये यहाँ पे हम लोग बेसिकली बस थ्योरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे हम लोग बेसिकली एक बस थ्योरेटिकल पार्ट जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हम लोग देखेंगे इसके बाद, बट उसके अलावा बाकी सारे जगह पे बस कॉन्सेप्ट आपको जानना है। कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखना है कि ये जो जब टू डायमेंशन में हो जाता है ना, तो टू डायमेंशन में वाई एक्सिस के अलोंग अलग से मोमेंटम कंजर्व करोगे और एक्स एक्सिस के अलोंग अलग से मोमेंटम कंजर्व करोगे, और उसके बाद जो टोटल एनर्जी है, जो अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर देंगे, इन इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं करेंगे। ये दो चीज का ध्यान में रख के हम लोग ये ऑब्लिक कोलिजन वाला जो होता है, जो टू डायमेंशन में कोलिजन होता है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। So elastic collision in two dimension or oblique collision, ये क्या कहता है? If the initial velocity and final velocity of both the bodies are along the same straight line, then it is called a one dimensional collision or head on collision. So head on collision का मतलब क्या है? In the case of small spherical bodies, this is possible if the direction of travel of body 1 passes through the center of the body 2. तो अगर पहले वाले का अगर हम मूव करें तो दूसरे वाले के सेंटर से इसका जो डायरेक्शन है इसके सेंटर से पास करना चाहिए, तभी हेड ऑन कोलिजन होगा या फिर कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन जनरल द कोलिजन आर टू डायमेंशनल, सो वेयर द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी में लाई इन अ प्लेन। सो जब टू डायमेंशनल होता है तब एक लाइन में नहीं होगा कोलिजन के बाद, वो एक प्लेन में मूव कर रहा होगा, एक ही प्लेन में। So when two bodies traveling initially along the same straight line collide without loss of kinetic energy and move along different directions in a plane after collision, the collision is said to be elastic collision in two dimensions. Now suppose M1, M2 are the masses of two bodies A and B moving initially along x-axis and velocities u1 and u2 respectively. So when u1 is greater than u2, the two bodies collide. After collision, let the body A move with a velocity v1 at an angle theta with x-axis. Let the body B move with a velocity v2 at an angle phi with the x-axis as shown in figure. Here theta is known as angle of scattering and phi is known as angle of recoil. तो कोई बॉडी आया पहले यहाँ पे, ये जो सेकेंड बॉडी M2 यहाँ पे था, M1 आके M2 से टकराया। अब ये जो ऑब्जेक्ट मतलब ये ए बॉडी मतलब M1 इधर मूव कर गया और M2 जो है ये इधर मूव कर गया, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो M2 जिधर मूव करता है जिस एंगल पे फाई, उसको एंगल ऑफ रिकॉइल कहेंगे, और जिधर एंगल जो M1 जो जिधर मूव करेगा उसको एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। तो थीटा हो गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग, फाई हो गया एंगल ऑफ रिकॉइल। सो एज द कोलिजन इज इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ आप कैंसिल कर लोगे तो पहला इक्वेशन तो तुम्हें ये मिल गया m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2, सो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके मिला। अब इसके बाद सेकेंड वाला जो इक्वेशन हम लेंगे वो मोमेंटम कंजर्वेशन से लेंगे। So if we come to the second equation, so as the linear momentum is conserved in elastic collision, therefore along x-axis total linear momentum after collision is equal to total linear momentum before collision. तो after पहले x-axis के along linear momentum को हम लोग conserve कर रहे हैं, है ना?
तो x एक्सिस के along m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू ये v1 cos थीटा और v2 cos phi हो जाएगा, मतलब m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos phi। अगर y एक्सिस के along देखोगे, इनिशियल मोमेंटम y एक्सिस के along 0 था और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 sin थीटा और प्लस v1 sin थीटा और माइनस v2 sin phi हो जाएगा, क्योंकि v2 जो है नेगेटिव y एक्सिस के along जा रहा है। सो m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin phi कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम थ्री इक्वेशंस 49, 50 एंड 51 वी हैव to calculate four variables, that is v1, v2, theta and phi। ये चार वेरिएबल हम लोग कैलकुलेट कर। So as we have, which is not possible, so as we have, so we have therefore to measure experimentally any one parameter। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन है और चार वेरिएबल हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक रिलेशन v1 और v2 के बीच में दिया हुआ होना चाहिए, या थीटा और फाई के बीच में एक और कोई रिलेशन दिया हुआ होना चाहिए, उसको यूज करके हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. कोई भी कभी भी जब इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में आएगा, हम तीन इक्वेशन लिखेंगे, एक एनर्जी कंजर्वेशन का, एक मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। इन तीनों इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे, और कोई वैल्यू तुमको वहां पे क्वेश्चन में दे रखा होगा, जिसको यूज करोगे तो एक जो यहाँ पे चार वेरिएबल में से एक वेरिएबल कम हो जाएगा और तुम लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो वील स्टॉप हियर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। सर मेरे को आपसे कुछ पूछना भी है, एक सेकेंड। पूछो। सर लाइक एंड में अभी, मतलब जब सब चल जाए ना तब, लाइक मॉड्यूल 1 से रिलेटेड है, तो कोई नहीं, इधर ही पूछ लेता हूँ। सो लाइक कौन सी प्लेटफॉर्म पे होगा, लाइक कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेगी या कोई साइट पे होगा वो? तुम असल में ये इन लोग के साथ नहीं हो। मैथ्स का मैंने एग्जाम ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे लिया हुआ है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह हम लोग भेज देंगे। कल मैं बोलता हूँ अंकित जी को सारे लोगों का क्रिएट करके आप लोग को, जिन्होंने दे रखा है उनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑलरेडी है, जिनका मैथ्स का एग्जाम हुआ था। तो ये नीट वाले बच्चों को मैं अलग से बोलूंगा कि वो भेज दें, तो एक बार लॉगिन करके देख लेना कैसे लॉगिन है, क्या है। ओके सर। प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और ये जो टेस्ट होगा वो तुम डेस्कटॉप पे ही ले पाओगे, मोबाइल पे मत लेना, वो प्रॉब्लम होता है मोबाइल पे। फिर वो पिछली बार भी 2-3 बच्चे फिर से लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो प्लीज टेक इट ऑन आइदर ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप। ओके? ओके सर, ओके सर। ठीक है, और उसी दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम को ना 1-1 घंटे का सेशन लेके तुम लोग के साथ डिस्कस भी कर लेंगे उनके क्वेश्चन। ओके सर। मतलब 16 को हम लोग सुबह टेस्ट लेंगे, फिर शाम को एक डिस्कशन सेशन भी रख लेंगे। आई हैव नॉट, मतलब दिस इज नॉट फाइनल, आई विल जस्ट गिव यू अ फाइनल डिसीजन आफ्टर ऑन 15 तारीख को हम बता देंगे। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर।